नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। जितने मामले लंबित थे वो सभी मामले पूरे हो चुके हैं बिहार में। कई और अवसर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत की। इस हफ्ते में बिहार में क्या कुछ हुआ, उन घटनाओं की। बिहार में जिन जिन नेताओं को एमएलसी बनना था वो बन चुके हैं। जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ सिंह ज्ञानेश्वर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हमारे सहयोगी वसीम खान हैं। जिनको जिनको एमएलसी बना था वो बन गए हैं, लेकिन अलग अलग अलायंस की हम बात करेंगे। महागठबंधन की भी या पार्टी वाइज भी हम बात करेंगे, जेडीयू की भी बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। धाक किनका किनका चला। देखिए आलोक जी, जीत तो गए। ये तो नीतीश कुमार की परंपरा थी जी कि जो खड़े हुए, विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। दीपक प्रकाश भी खड़े नहीं हुए, हालांकि वो मंत्री बने हुए हैं, आगे भी मंत्री बने रहेंगे। चुनाव नहीं हुआ, सब जीत भी गए। नहीं, आपने ललन सिंह की बात कह दी कि नीतीश नीतीश कुमार कुमार की ने परंपरा थी, जी जी लेकिन राज्यसभा चुनाव में वह परंपरा कहाँ खत्म हो गई थी। जी ठीक है, जी। इसका भी ध्यान रखिए। हम्म। हम एमएलसी चुनाव पर आए, इसके पहले बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात अब करनी चाहिए और इसके साथ ही बातचीत होनी चाहिए एनडीए के संभावित उम्मीदवार की, क्योंकि यह नितिन नवीन की सीट है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इसलिए ज्यादा गहमा गहमी भरा चुनाव दिख रहा है, उपचुनाव, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। ऐसा अपने लग रहा है खुद। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वह स्वयं चुनाव लड़ लेंगे। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम राघोपुर लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन बाद में पीछे हट गए थे। तो प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ेंगे तो बिहार ही नहीं, देश की नजर बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर चली जाएगी। हमने क्यों कहा कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा करनी चाहिए? वजह यह है कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो किस रूप में लड़ रहे हैं, और फिर क्या विपक्ष, हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कि साझा उम्मीदवार का कोई प्रयास किया जाएगा या तेजस्वी यादव आरजेडी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर में आरजेडी की उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता ना जी। तो यह सीट उनकी बनती है कि यदि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और आरजेडी भी अपना उम्मीदवार दे रहा है तो इसका आशय यह होगा कि तेजस्वी यादव बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की जीत में भाजपा के मददगार बनने जा रहे हैं, भाजपा के मददगार बनने जा रहे हैं। देखिए, हम यह बात क्यों कह रहे हैं, उपचुनाव, और आपको पता है कि 202 सीटों पर सफलता मिली एनडीए को विधानसभा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव ऐसे होते हैं जिसमें जनता को प्रयोग करने का अधिकार मिला होता है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से बिहार की सरकार बनने वाली नहीं है, बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन जनता अपना मिजाज दिखा सकती है और विपक्ष जो है ऐसे मौकों को तलाशता रहता है। देखिए, आरजेडी किसी उम्मीदवार बनाएगा या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि कभी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी लड़े थे 2020 में जी। तो ऐसे में यह देखना आवश्यक होगा। आज आपको पता नहीं है कि विपक्ष उम्मीदवार किसे बनाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास भी एक निश्चित वोट बैंक है, 30,000 35,000 का वोट बैंक है। बांकीपुर विधानसभा 40-45 है। चलिए 40-45,000 है, लेकिन जीत का फासला 58,000 का था। 58,000 मतों से नितिन नवीन जीते थे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो वह और बड़ी जीत की कोशिश करेंगे। भाजपा सब कुछ लगाएगा बांकीपुर के उपचुनाव में। तो हम फिर कह रहे हैं प्रशांत किशोर जीत हार यह मायने नहीं। देखिए, आप भारत के चुनावी इतिहास को देखिए, सिर्फ 2 उदाहरण देते हैं। राम मनोहर लोहिया, जिन्हें लालू यादव भी मानते हैं, नीतीश कुमार भी मानते हैं, वह नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने जाते थे फूलपुर से, और उन्हें पता था कि नेहरू को हराना आसान नहीं है, लेकिन वह हारते थे। इसलिए बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, वहां यदि आप बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हैं तो पूरे देश में इसकी खबर बनेगी। तो फूलपुर में राम मनोहर लोहिया हारने के लिए नेहरू के सामने खड़े होते थे,
याद कीजिए 1962 का चुनाव। लेकिन लोहिया जब लड़े तो चुनाव बहुत कठिन हो गया था। पंडित नेहरू ने कहा था 1962 में कि हम प्रचार करने को नहीं जाएंगे, मुझे प्रचार की जरूरत नहीं है। लेकिन लोहिया ने इस तरीके से प्रचार किया कि नेहरू को अपने वायदे से पीछे हटना पड़ा और वह चुनाव प्रचार करने को गए और जीत का अंतर कम हो गया। और जिन क्षेत्रों में, जिन बूथों पर राम मनोहर लोहिया ने प्रचार किया था, वहां नेहरू पिछड़ गए थे, लोहिया हार गए। लेकिन उनकी हार भी जो है भारत के चुनावी इतिहास में दर्ज है। रवि उपाध्याय सर को स्मरण होगा। और 1963 में फर्रुखाबाद से, देखिए उपचुनाव में ही राम मनोहर लोहिया चुनाव जीते। फर्रुखाबाद से वह सांसद बने, आगे फिर वह कन्नौज से बने। फिर देखिए क्यों हम कह रहे हैं उपचुनाव, बिहार झारखंड हम एक ही थे ना, हम एक ही थे ना। रवि सर को बहुत अच्छे से स्मरण होगा 2008 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना था। 2009 में, 2008 के बाद देखिए, मतलब 6 महीने जब आए तो 2009 आ गया था। तो तमार विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे शिबू सोरेन, सबसे बड़े नेता झारखंड के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शिबू सोरेन चुनाव हार गए थे, चुनाव हार गए थे। राजा पीटर ने चुनाव हरा दिया था। क्या रवि सर मैं ठीक हूं? मैं ठीक हूं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उपचुनाव जो होता है वह जनता कभी कभी जवाब दे देती है, और शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो प्रशांत किशोर ने यदि लड़ने का मन बनाया है तो प्रशांत किशोर के लिए भी मेरी सलाह है कि यदि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से बात करनी चाहिए, क्योंकि बांकीपुर के लिए विपक्ष के पास कोई निश्चित उम्मीदवार नहीं है, और इन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जिसे उम्मीदवार बनाएंगे, यदि प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं और राजद या कांग्रेस भी लड़ रही है, तो प्रशांत किशोर के नाम के आगे वह शख्स छोटा ही होगा, उसकी पहचान छोटी ही होगी। लेकिन एक निश्चित वोट बैंक में सेंधमारी और बांकीपुर अगर प्रशांत किशोर नहीं लड़ते हैं तो नहीं, प्रशांत किशोर नहीं लड़ते हैं, जैसे राघव तो ने कहा, फिर लड़े नहीं, तो फिर तीसरे के लड़ने का कोई माने मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो यह लगता है कि विपक्ष को इस बात पर, जीत हो हार हो, यदि अंतर भी कम हो जाता है 58,000 से, ठीक है ना, बड़ी बात हो जाएगी। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा बौद्धिक विधानसभा क्षेत्र और कोई है भी नहीं, जहां बौद्धिक लोग रहते हैं। प्रशांत किशोर रोज बैठ के कर रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी 11 जुलाई को आ भी रहे हैं शिक्षा सम्मेलन करने, इस पर विचार करना चाहिए अभी से। क्योंकि देखिए, यदि विचार नहीं करेंगे, विचार क्यों नहीं करेंगे इसका भी भय मुझे सताता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से भी डर लगता है, कन्हैया कुमार की राह में भी अड़चन बन जाते हैं। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से भी डर लगता है। पूर्णिया का चुनाव, लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, कई दिनों तक उन्होंने कैंप किया, 40 से अधिक विधायकों ने डेरा डाल रखा था, तब भी पप्पू यादव जीते। लेकिन इन सब के बाद देखिए, झारखंड में झामुमो की सरकार बनी तब ना वहां राजद भी सहभागी है, चाहे आपने जितनी सीटें जीती, कांग्रेस भी सहभागी है। आज तमिलनाडु में विजय जीत गए तब ना कांग्रेस भी उस सरकार में शामिल हो गई और राज्यसभा का सदस्य भी बनवा ली। फिर बिहार का ही इतिहास देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, नीतीश कुमार का स्मरण कीजिए, जब नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे लालू यादव से और राबड़ी देवी से इस शासनकाल को खत्म करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, बाघ के सामने हम बकरी को थोड़े लड़ाएंगे, तो बाघ के सामने वे बकरी को नहीं लड़ाते थे। याद कीजिए 2000 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, मोकामा में दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई, लालू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े, मंत्री थे, और बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ाना था,
सूरजभान सिंह सामने से उतरे? सामने से उतरे नहीं, ऐसे नहीं उतरे। देखिए, याद कीजिए चुनावी इतिहास को। सूरजभान सिंह जेल में थे। नीतीश कुमार ने पार्टी का टिकट नहीं दिया था, इसलिए हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव को राजनीतिक जोड़ घटाव समझना चाहिए। नीतीश कुमार ने समता पार्टी का टिकट सूरज सिंह नाम के एक हमनाम व्यक्ति को दिया जिसे कोई जानता ही नहीं था, और उस सूरज सिंह ने, जो समता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार था, उसने जानबूझकर अपना नामांकन पत्र गलत भर दिया था। परिणाम क्या निकला? नामांकन का पर्चा ही खारिज हो गया, और ये सूरजभान सिंह, जिनका वास्तविक नाम सूरज सिंह है, वह मैदान में रहे और मान लिया गया कि विपक्ष की उम्मीदवारी है। और दिलीप सिंह की हार हो गई, सूरजभान सिंह चुनाव जीत गए। हमने क्यों इसकी तुलना बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से की? बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में हमने कहा 30-35 हजार, आपने कहा 40-45 हजार मत ऐसे हैं जो भाजपा के खिलाफ है। हाँ, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि रेखा गुप्ता उम्मीदवार है कि लव सिन्हा उम्मीदवार है, कोई भी है। हाँ, वोट देना है भाजपा के खिलाफ। तो यदि विपक्ष का उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार प्रशांत किशोर होते हैं, या विपक्ष का उम्मीदवार किसी कारण से मैदान से खारिज हो जाता है, तो वह मत जो है प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाएगा। बाघ बकरी की बात कर नहीं, तो इसमें अब नहीं, मैं खत्म कर दूं कहानी, आप कहानी सुननी चाहिए कि मैं खत्म कर दूं। धमदाहा विधानसभा, लेसी सिंह बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री, 2000 में पहली बार विधायक बनी। लेसी सिंह को टिकट नहीं दिया जाना था, टिकट दिया जाना था लेसी सिंह के पतिदेव मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह को। लेकिन विवाद क्या हो गया? जॉर्ज फर्नांडिस से पटना के पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि आप बाहुबलियों को ही टिकट देंगे और इसी तरीके से आप जंगल राज की समाप्ति के लिए चुनाव लड़ेंगे, और कई नाम गिना दिए गए कि इन बाहुबलियों को टिकट दे दिए गए हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐलान कर दिया मीडिया के सामने कि और किसी बाहुबली को टिकट नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार के सामने संकट पैदा हो गया कि मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह को टिकट कैसे दिया जाए, जिन्हें वह प्रॉमिस कर चुके थे। और नीतीश कुमार या समता पार्टी का कार्यक्रम पूर्णिया में, सीमांचल में तब तक नहीं लगता था जब तक सुरक्षा की गारंटी बूटन सिंह नहीं दे देते थे, क्योंकि वह जमाना बहुत खराब था। ठीक है, वह जमाना बहुत खराब था। तो नीतीश कुमार परेशान, नीतीश कुमार नहीं जानते थे कि बूटन सिंह टिकट न मिलने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। वह नहीं जानते थे कि बूटन सिंह अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। वह नहीं जानते थे कि बूटन सिंह की पत्नी का नाम लेसी सिंह है। नीतीश कुमार ने ब्लैंक सिंबल दिया था, ब्लैंक बिना नाम के, हाँ, बिना नाम के। और लोग सिंबल लेकर इतनी तेजी से चले थे कि नीतीश कुमार के मन में इस बात का भय समा गया कि कहीं ऐसा न हो कि जाकर यह लोग मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह का नाम ही भर दे। तो बीच रास्ते से बुलवाया गया, लेकिन लोग भी होशियार थे, सिंबल को बीच रास्ते में ही कहीं सुरक्षित रख दिया था। तो नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी स्थिति में मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह का नाम नहीं होना चाहिए, नामांकन नहीं होना चाहिए, नहीं, नाम नहीं होना चाहिए। यदि वह उम्मीदवार बन जाएंगे तो मैं इनकार कर दूंगा। तो फिर लेसी सिंह उम्मीदवार बनी, विधायक बनी। तो लेसी सिंह नाम भी नहीं था। हाँ, तो इस राजनीतिक इतिहास को समझना चाहिए और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहते, क्योंकि देखिए बात तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी के सर्वे सर्वा हो गए, लेकिन उनके ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं। उन्हें शांति की पूजा करानी चाहिए, उन्हें भय मुक्त भी होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? उन्हें शत्रु निवारण कोई यज्ञ भी कराना चाहिए। आजकल संजय यादव कहां है? आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव तक
हर बात में जितनी चर्चा तेजस्वी यादव की नहीं होती थी उतनी चर्चा संजय यादव की होती थी। क्या मैं गलत हूं मसीन जी? नहीं, बिल्कुल हाँ, आज संजय यादव की कोई चर्चा नहीं होती है। आज संजय यादव कहां है कहां नहीं है। इराज के जन्मदिन वाले समारोह में दिखे थे, हाँ। लेकिन किनारे किनारे दिखे थे, ठीक है ना। अब मेरे यहाँ कोई समारोह हो और आप किनारे में जाकर बैठे हो तो फिर मैसेज कुछ और जाएगा। हाँ, तो फिर मैसेज कुछ और जाएगा। तो संजय यादव कहां है? संजय यादव किसी भूमिका में है। पहले यह बात कही जाती थी कि तेजस्वी यादव बाद में, पहले संजय यादव। हाँ, पहले संपर्क कर लीजिए। हाँ, वो खुद कहते भी थे पब्लिक, संजय हाँ, यादव देख तो लीजिएगा। पहले संजय यादव। हाँ, तो संजय यादव नहीं है। क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, और देखिए परिवार की स्थिति देखिए कि अब जो बंगले का विवाद हुआ, बंगला छोड़ना पड़ रहा है, कौटिल्य नगर शिफ्ट हो रही हैं राबड़ी देवी, साथ में लालू यादव। कल गई भी थी भाजपा ने एक चाल में सफलता हासिल कर ली ना कि तेजस्वी यादव और लालू यादव राबड़ी देवी को अलग अलग कर दिया। तेजस्वी यादव जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक पोलो रोड में रहेंगे, जो सरकारी बंगला है, जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला हुआ है। और लालू यादव राबड़ी देवी कौटिल्य नगर में रहेंगे, सुभाष यादव के पड़ोसी हो जाएंगे अपने साले के। तो अब लालू यादव और राबड़ी देवी के यहाँ जाने वाले कौन? विधान परिषद के चुनाव पर यहीं से हम आ जाएंगे। तो लालू यादव राबड़ी देवी के पास जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। गरीब गुरबा के भगवान और मसीहा तो लालू यादव रहे हैं ना, तेजस्वी यादव मसीहा नहीं ना है। आप ही ना करें कि रहे हैं ना भाई, रहे हैं ना। आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप करते हैं ना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं ना। तो गरीब गुरबा के लिए भगवान लालू यादव ही है। और देखिए कल ही 2 दिन पहले जो उनका जन्मदिन था, नहीं जन्मदिन की बात छोड़िए ना, जन्मदिन पर तो आ ही रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी माना ना मीडिया संवाद में कि लालू यादव बहुत बड़े नेता है। तो एक चाल में सफलता हासिल कर ली कि अब तेजस्वी यादव अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे। और जब सत्ता तेजस्वी यादव के पास है तो जिनके पास सत्ता नहीं है, जो टिकट दिलाने की गारंटी नहीं है, विधान परिषद पर यही चले आते हैं। लालू यादव राबड़ी देवी टिकट दिला पाए क्या? नहीं, तेज प्रताप को नहीं दिला पाए ना की भी चर्चा थी। नहीं दिला पाए ना। देखिए बात वहां तक पहुंच गई थी, तेज प्रताप यादव की ही बात नहीं, बात वहां तक पहुंच गई थी। लालू यादव तो रोहिणी आचार्य के पास थे, सिंगापुर में थे। रोहिणी आचार्य की शर्त क्या थी? राबड़ी देवी का कहना क्या था? तेज प्रताप यादव का जिक्र होता रहा, शिवचंद्र राम का जिक्र होता रहा, शक्ति सिंह यादव की भी चर्चा हुई, शक्ति सिंह यादव की चर्चा होती रही, मुकेश रोशन की चर्चा होती रही, विजय सम्राट की चर्चा होती रही, लेकिन टिकट मिला सुनील सिंह को। जबकि अंदर खाने में यह बात थी, लालू राबड़ी रोहिणी आचार्य ने इस बात की शर्त रखी थी कि माइनस सुनील सिंह कोई भी, और वही हो गए ना। तो अब देखिए, अब लालू यादव राबड़ी देवी टिकट दिलाने वाले नहीं रहे, टिकट देने वाले नहीं रहे। और देखिए हम क्यों कहें कि कमजोर हो रहे हैं। उसके बाद शिवचंद्र राम किस तरीके से फूट फूट कर रोए, अस्पताल में दाखिल हो गए, उनका इस्तीफा हो गया, इस्तीफा भी नामंजूर हो गया। आपको इस्तीफा मंजूर करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ही दलित नेताओं का अकाल है। हाँ, पासवान तो चिराग पासवान के साथ हैं, मांझी जो हैं वह हम पार्टी के साथ हैं, और मनोज राम कांग्रेस से। तो आपको राम की राजनीति करनी थी। और देखिए रोहिणी आचार्य से जुड़े लोगों ने कल एक फेसबुक पोस्ट में सुनील सिंह को चार्ल्स सोबराज तक कर दिया। ठीक है, सड़कों पर पोस्टर क्या लगा? नहीं, पोस्टर भी लगा। और देखिए ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कंगन का विवाद हुआ, वह विवाद बहुत ही बेहुदा किस्म का विवाद था। वह विवाद बहुत ही गलत विवाद, ये नहीं होना चाहिए था। राबड़ी देवी का स्त्री धन और राबड़ी देवी की खुशी थी, और राबड़ी देवी दानवीर थी। उन्हें किसी भी सुहागन औरत के लिए उनके पति की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो उन्होंने छोटू छलिया को कंगन दे दिया। अब नीरज कुमार उस पर ईओयू की जांच की मांग करने लगे, ईडी को। हाँ, और
सुनील सिंह ने तो अपमानित कर दिया ना, कह दिया कि वह कंगन जो है आर्टिफिशियल है। तो अब क्या कहा जाएगा? हाँ? राबड़ी देवी को आपने अपमानित कर दिया कि आर्टिफिशियल है, कि जो राबड़ी देवी ने जो कंगन दिया था वह नकली है, वह नकली है। तो क्या कहते हैं कि असली है? नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए था, बिल्कुल क्या इसमें दिक्कत है भाई? क्या इसमें दिक्कत है? क्या आपके घर में कंगन नहीं है, हमारे घर में कंगन नहीं, इनके घर में कंगन नहीं, और राबड़ी देवी की हैसियत ऐसी नहीं कि वह कंगन भी नहीं खरीद सकती है? हाँ? और किनके घर में तोहफे में कंगन नहीं मिलते हैं? किन राजनेताओं के घर में? तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, यदि तेजस्वी यादव बीजेपी के मददगार बनेंगे तो यह बात भी नोट की लेकिन जाएगी। सर, तो आप ये उल्टा बोल रहे हैं ना। जी। जैसे अब एक सवाल यहाँ पे ये है, प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि हम लड़ेंगे राघोपुर, ठीक है, नहीं जी, लड़े। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर लड़ेंगे, ठीक है, लड़वाएंगे, जो भी है। तेजस्वी यादव, नियमतः पहले तेजस्वी यादव को जाना चाहिए प्रशांत किशोर के पास, कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए नहीं, तेजस्वी? मैंने तो पहले ही कह दिया कि भाई प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से बातचीत करनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कह दिया। और हमने दूसरी बात यह कही कि कोई भी उम्मीदवार होगा आरजेडी का, तेजस्वी यादव स्वयं नहीं लड़ने जा रहे हैं। नहीं लड़ने जा रहे हैं ना। तेज प्रताप यादव नहीं लड़ने जा रहे हैं ना। रोहिणी आचार्य नहीं लड़ने जा रही है ना। कोई नहीं ना। तो फिर जो है प्रशांत किशोर से छोटा ही नाम होगा ना। हाँ, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव गुम हो जाएगा ना। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर आएंगे, यह चुनाव बड़ा चुनाव बन जाएगा। इसलिए कोशिश दोनों ओर से होनी चाहिए। और कहीं हार, देखिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने जीत का अंतर भी कम कर दिया। अगर 5-7 हजार में रिजल्ट हो गया तो बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी। और हमने कहा ना, बौद्धिक लोग यहां अधिक रहते हैं, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि इस चुनाव से सम्राट चौधरी की सरकार न गिरनी है न बननी है, चलो प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए तमार से। क्या रवि सर? बिल्कुल नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी, जितनी बात आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर, आपने शुरू में ही इसको कहा कि अगर साझा उम्मीदवार विपक्ष की ओर से होते हैं तब उनसे बेहतर लड़ाई आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अब देखिए, बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति भी है। अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को थोड़ा सा हम लोग डिकोड कर लें। बिल्कुल, ये जरूर ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने छोड़ा और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, यह बात कहीं ना कहीं एक समाज, एक वर्ग विशेष है, उसके अंदर में यह पेनिट्रेट कर रहा है। मतलब आप कुर्मी समाज की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो पेनिट्रेट कर रहा है और उसको आपको साधना बहुत जरूरी है। और यह जो उपचुनाव होगा, उपचुनाव तो टेकन फॉर गारंटी होता है कि रूलिंग पार्टी जीत जाएगी, लेकिन तब है कि जब प्रशांत किशोर लड़ेंगे तब फिर पूरा सिनेरियो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रतिष्ठा की बात बना रखी है। हाँ, बिल्कुल, हम तो कहीं रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात बना रखी है। हम तो कहीं रहे। पटना आए थे तो इसको लेकर अलग से बैठक नहीं, रवि सर ठीक कर रहे हैं, ठीक है, वो हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, बैठक करना तो वह तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में बैठक करेंगे। और देखिए, लेकिन तब जब बैठक कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन और भी सुन लीजिए कि प्रदेश कमेटी बनी और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक भी यहां पर आपको प्रदेश कमेटी में नहीं दिखाई पड़ा। यह क्या बताता है? आप बैठक करिए, इस पर हमको कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई हम डिस्कशन नहीं, लेकिन ये क्या बताता है कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां पर से हो, वहां पर से विधानसभा उसकी कमेटी से एक भी वहां पर आपको कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ा जो प्रदेश कमेटी में चला है। यह तो सवाल बनता है ना, सवाल बनता और यह सवाल, हाँ, जब आप वहां से विधायक हुआ करते थे या मंत्री हुआ करते थे तब स्टेट कमेटी में नहीं होता या रहना, वो एक अलग विषय था। लेकिन अब तो सवाल बनता है, खैर उस पर छोड़िए। हम लोग बात कर रहे थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लड़ेंगे ज्ञानेश्वर जी, तो निश्चित रूप से अगर साझा उम्मीदवार होते हैं तब तो कड़ी चुनौती होगी, कड़ी टक्कर होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं। और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये विधानसभा क्षेत्र है, तो ये सिनेरियो भी बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लड़वाने के लिए जाने जाते हैं। पहली बार वह चुनाव लड़ेंगे जी, स्वयं लड़ेंगे, ये बात है। तो लड़ेंगे तो लड़ाई होगी, लेकिन अगर लड़वा देंगे तो दिक्कत नहीं। मैंने तो पहले ही कर दिया, फिर कोई मोल नहीं होगा, फिर कोई मोल नहीं होगा। बिल्कुल। एक और बात समझिए कि देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सांसद हो गए, उन्हें अब अपना बांकीपुर के लिए प्रतिनिधि चुनना है जिन्हें उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी। तो नितिन नवीन के भी 25 लोग कम से कम ऐसे होंगे जिन्हें इस बात की उम्मीद होगी कि भैया टिकट तो हम ही को देंगे। बिल्कुल, भैया टिकट तो हम ही को देंगे। बिल्कुल। और टिकट तो किसी एक को ही मिलना है, निश्चित रूप से। 24 को तो नहीं मिलना है। 24 को नहीं मिलना है। तो 24 में यदि 5, 7, 10 भी निष्क्रिय हो गए तो विपक्ष की लड़ाई और कड़ी हो जाएगी। हम फिर कह रहे हैं
जीत की 90% गारंटी बीजेपी के साथ ही होगी। बिल्कुल। लेकिन यह चुनाव बड़ा ही रोचक हो जाएगा, यह चुनाव बड़ा ही रोचक हो जाएगा। तो यह तो बात हुई बांकीपुर विधानसभा के, क्या बिल्कुल। हाँ? हमको तो लगता है कथनी और करनी में अंतर होता है, और तेजस्वी यादव के कथनी और करनी में अंतर दिखाई भी देता है। देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, बड़ी लड़ाई है। तो जब आप बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आपको पता है, ये बयान देते हैं तेजस्वी यादव कि बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब तमाम विपक्षी दल एकजुट हों, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम है। प्रशांत किशोर ने बेशक सर विधानसभा के चुनाव अगर आप देखें तो पसीना बहा है, और प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि गांव कस्बों में वो घूमे हैं, और प्रशांत किशोर का एक नाम भी है, एक फेम भी है। अगर तेजस्वी यादव बड़ा दिल दिखाते हैं, तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के साथ खड़े होते हैं, तो बेशक लड़ाई तो दिलचस्प हो गई, कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी सर। तो देखिए, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब आप कह रहे थे विधान परिषद के चुनाव की बात। देखिए, विधान परिषद में सभी के सभी 9 में से 8 तो एनडीए के चुनाव जीत गए, एक सुनील सिंह आरजेडी के हो गए जिनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली, और एक उपचुनाव में ललन प्रसाद महतो चुनाव जीते, जो सीट नीतीश कुमार ने छोड़ी। उपचुनाव। हाँ, तो देखिए, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा देखने को मिला कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश उम्मीदवार नहीं बने। लेकिन आज हम बिहारी हफ्ता में कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी हार नहीं मानने वाले प्राणी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अब बीजेपी को पस्त कर रखा है। कल कहा ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, हाँ, नहीं, अब देखिए ना, बीजेपी को पस्त कर रखा है। बीजेपी ने क्या सोचा होगा कि हम उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, सभी लोग निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे, और इसके बाद स्वतः दीपक प्रकाश इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दीपक प्रकाश ने इस्तीफा नहीं दिया। और दीपक प्रकाश ने इस्तीफा नहीं दिया तो उपेंद्र कुशवाहा की सहमति होगी, और भाजपा में भी कई खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में से भी कुछ खिड़कियों की सहमति होगी। इस बात को आप समझते हैं। अब क्या है, बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्हें मंत्री पद से हटा दे। 12 तारीख को सम्राट चौधरी ने जब मीडिया संवाद किया तो सवाल हमने ही पूछा था। उन्होंने कहा 5 महीने 28 दिनों तक तो मैं ही मंत्री था, तो 5 महीने 29 दिनों तक दीपक प्रकाश भी बने रह सकते हैं। तो बीजेपी भी अब उन्हें हटाने के मूड में नहीं है। तो यह सही है कि सम्राट चौधरी बिहार में कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता हो गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अब नहीं छेड़ना चाहती है। छेड़ने की कोशिश की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा छिड़ जाने को तैयार नहीं हुए, पार्टी का विलय नहीं किया, बच निकल गए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बीजेपी को नहीं सौंप दिया। ठीक है ना, परिवार में सहमति बनाई। और जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तब उनके चारों विधायक भी एकजुट दिखे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को पस्त कर रखा है। इसलिए चर्चा इस बात की चल निकली है, जैसे ही दीपक प्रकाश के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा आधिकारिक तौर पर कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। अब रास्ता क्या निकलेगा, कोई रिक्ति है नहीं, कोई रिक्ति है नहीं। तो ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि विपक्ष के किसी एमएलसी का इस्तीफा करा दिया जाएगा? विपक्ष के किसी एमएलसी का इस्तीफा करा दिया जाएगा? उनका ही करा जाएगा ना, जो शॉर्ट टर्म में किसी का होगा। हाँ, जिनका भी होगा। देखिए, इसका भी इतिहास है, इस इतिहास को भी समझिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था अभिषेक मनु सिंघवी को। देश के बहुत ही बड़े वकील हैं। सुनील सिंह का मुकदमा भी अभिषेक मनु सिंघवी ने ही लड़ा था और जीत दिलाई थी जब उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। लेकिन वहां राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा में टाई हो गया, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को और भाजपा के प्रत्याशी को बराबर वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो फिर लॉटरी से जीत तय हुई। अब लॉटरी में पहला पर्चा इसका निकला कि इन्हें नहीं बनना चाहिए, तो पहला पर्चा निकल गया इन्हें नहीं बनना चाहिए, उसमें नाम अभिषेक मनु सिंघवी का।
तो अभिषेक मनु सिंह भी आउट हो गए और बीजेपी प्रत्याशी जीत गए। अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील, तो वह सुप्रीम कोर्ट गए कि पहला पर्चा निकलना चाहिए था कि जीत इनकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी कपिल सिब्बल, कभी के जमाने में राम जेठमलानी, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए पूंजी होते हैं, इसलिए इन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कहा कि मुझे नहीं पता कि आप कैसे भेजेंगे, किसका इस्तीफा कराएंगे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को आपको राज्यसभा में भेजना होगा। अब रेवंत रेड्डी भी पुराने भाजपाई हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, तो उन्हें लगा कि भाई हम अपनी पार्टी के किसी सांसद को इस्तीफा कैसे करा दें और किसको दिल दे फिर, हाँ किसको कह दें, किसका छीन ले। हाँ तो उन्होंने भी एक रास्ता निकाला। इसीलिए बिहार में इस बात की चर्चा अधिक हो गई कि उन्होंने चंद्रशेखर राव की पार्टी, जो तेलंगाना का चुनाव हार गई, उनकी पार्टी के राज्यसभा के एक सांसद का इस्तीफा करा दिया। उपचुनाव हो गया, सत्ताधारी पार्टी को बहुमत था, अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा चले गए, तेलंगाना से पहुंच गए। तो बिहार में भी देखिए, विपक्ष को, विशेषकर आरजेडी को अपने चुनिंदा विधान पार्षदों पर नजर रखनी होगी, नहीं तो सत्ता पक्ष के पास बहुत कुछ देने को हो सकता है। और राज्यसभा के चुनाव में राजद ने देखा भी है, कांग्रेस ने देखा भी है, कैसे फैसल अली गायब हो गए, कैसे कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए। अभी बंगाल में आप देख ही रहे हैं, जैसे ही ममता बनर्जी हारी हैं, टीएमसी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और चर्चा तो यहां तक चल पड़ी है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। उनके लोकसभा जो सांसद हैं वह बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं टीएमसी के, वह इस्तीफा दे रहे हैं और उन्हें पता है कि वह बीजेपी की ओर से आ सकते हैं। तो इसलिए, और जहां तक धाक की बात आपने कही आलोक जी, देखिए जेडीयू के उम्मीदवारों के चयन में सबसे अधिक चली है, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार को समझाने में और नीतीश कुमार से हासिल करने में जिन्होंने कामयाबी प्राप्त की है, उनका नाम है संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले पर उम्मीदवारों का चयन हुआ। हाँ, क्योंकि पहले तो एक सवर्ण को देने की बात हो रही थी, एक राजपूत को देने की बात हो रही थी, बहुत लोग इंतजार में थे, लेकिन ऐसा समीकरण संजय झा ने सेट किया जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा जो पार्टी की मुख्य पहचान है, पार्टी का मुख्य आधार है, तो संजय झा की धाक वहां दिखाई पड़ी। बीजेपी में देखिए, संजय मयूख तो सभी के पसंद, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, क्योंकि संजय मयूख पार्टी के लिए उतने मूल्यवान साबित हुए हैं। और संजय मयूख उस परंपरा वाले भाजपा नेताओं में शामिल हो गए जो दर्जा कभी सुशील मोदी और मंगल पांडे को मिला था कि तीसरी बार भाजपा के भीतर यह बात कही जाती थी कि तीसरी बार विधान परिषद के लिए या राज्यसभा के लिए नहीं भेजा जाता है। तो संजय मयूख वैसे आए। और पवन सिंह का देखिए, पवन सिंह के साथ कमिटमेंट, पवन सिंह का तो डिमोशन हो गया ना। पवन सिंह को तो लोकसभा या राज्यसभा की बात हो रही है, जिसको 2.5 लाख वोट आया हो। हाँ ठीक है, तो पवन सिंह, हाँ एक बात जो हम कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को पस्त करने की बात, या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को पस्त कर रहे हैं, कि बीजेपी ने इस बात का भी संदेशा दिया कि राज्यसभा चुनाव में जब बहुत टकटकी लगाए थे पवन सिंह, तब उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया था। और जब विधान परिषद में उपेंद्र कुशवाहा बेटे दीपक प्रकाश के लिए टकटकी लगाए थे, तो पवन सिंह को भेज दिया गया। तो पवन सिंह का कमिटमेंट तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का था, ठीक है। बाकी जो 2 बने हैं उनके यहाँ अनिल ठाकुर और शीला पंडित प्रजापति, तो यह समीकरण साधा गया। और उसमें ये कार्यकर्ता हैं जिन्हें सभी लोग जानते थे, नितिन नवीन भी जानते थे, सम्राट चौधरी भी जानते हैं, और इसके साथ साथ नित्यानंद राय भी जानते हैं। तो कार्यकर्ताओं पर सहमति बनी। अनिल ठाकुर नाई जाति से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर की जाति पूर्णिया के हैं, हाँ पूर्णिया के हैं। शीला पंडित प्रजापति तो पटना की ही हैं, उनका कुछ महाराष्ट्र कनेक्शन भी बताया जाता है। तो ये इस तरीके से बातें हुई।
लेकिन संजय झा का भी जो दबदबा रहा, अब देखिए हाँ, बिल्कुल। 20-21 जून को कार्यकारिणी की बैठक है, जी। देखना होगा क्योंकि जो सबकी जो उम्मीदें हैं रिपीट फिर उनको किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में जी। फिर से, क्या रवि सर? नहीं वो तो नहीं, क्योंकि देखिए पार्टी के संजय झा ने काम भी किया है, संगठन के रूप में जो उनको जिम्मेदारी मिली उनको बखूबी निभाया भी। रवि सर, 20-21 जून को जेडीयू की बैठक भी होनी है। हाँ 21 जून को है जी। 21 जून को अभी जो प्रोग्राम टेंटेटिव आया है उसमें यही है कि 21 जून को बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो फिर से देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो ये नॉर्म से प्रक्रिया है। नीतीश कुमार जब अध्यक्ष बने उसके बाद से इसकी बैठक नहीं हुई है, तो यह बैठक होनी माने नितांत आवश्यक है। किसी भी पार्टी किसी भी दल का जब अध्यक्ष बनता है उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होती है तो बैठक होगी, उसमें कई सारे आपको पद भी उसमें आपको मिलेगा। क्या निशांत को भी कोई पद मिलेगा? हाँ चर्चा इस बात। निशांत को पद मिलेगा, पार्टी देखिए में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिल जाए या कुछ मिल जाए। लेकिन एक और चर्चा हम लोग को करनी चाहिए, वसीम इसके बारे में बताएंगे आलोक जी, कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल हो गए और पूरे देश में प्रखंड स्तर तक नरेंद्र मोदी के कामों को पहुंचाना है। तो इसके लिए वह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम का हिस्सा पटना में सम्राट चौधरी का मीडिया संवाद भी था। तो सफलता के 12 साल, क्या तेजस्वी यादव विफलता के इतने साल या विफलता के इतने आयाम इसे पहुंचाने का कोई प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अब तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं 11 जुलाई को। कहाँ मतलब एयर कंडीशन रूम के भीतर सरकार की विफलता। हाँ, सरकार की विफलता की बात कर रहे हैं। क्या कोई तैयारी है? क्योंकि देखिए बातें हुई थी कि 9 जून को धरना होगा, फिर ये धरना होगा, फिर ये धरना, कहीं ताकत तो दिखाई पड़ी नहीं। मुख्यालय पर धरना हुआ था, मगर क्योंकि परिवार ही इतना उलझ गया है। देखिए तेजस्वी यादव के सामने दो चुनौती है सर। एक उनका राजनीतिक भविष्य आगे कैसे बढ़ेगा उसको लेकर के भी, और दूसरा परिवार में भी उथल पुथल है। तीसरा केस मुकदमा भी तो है। और केस मुकदमा तो देखिए आपने ही कहा है कि अस्थिर व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, अस्थिर होना पड़ेगा। तेजस्वी यादव स्थिर दिख नहीं रहे हैं, फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। और जहां तक आपने कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल के नारे जो है वो गूंजे, जश्न मनाया गया। तो देखिए 8 जून को एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी सर दिल्ली में जी, और लगभग इंडिया ब्लॉक की 23 जो दल हैं विपक्ष के वो एकजुट हुए थे और तेजस्वी यादव भी उस बैठक में थे। उस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है जिसको लेकर 2025 विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो बिहार में काफी हाई तौबा मचा था। कांग्रेस नाखुश दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिना आपसी सहमति के ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना दिया गया और कई तरह की चर्चाएं हुई। और बेशक दिखा तालमेल तो बिल्कुल नहीं दिखा, कहीं फ्रेंडली फाइट के लिए दो उम्मीदवार हो गए, कांग्रेस ने भी उठाया, आरजेडी ने भी उठा दिया। तो देखिए 8 जून को जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत होगी वह ड्राइविंग सीट पर होगी, वही लीड करेगी। अब देखना है कि भाई बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो क्या तेजस्वी यादव अब मोर्चा संभालेंगे? क्योंकि मौका भी है और तेजस्वी यादव बेशक कहते रहे हैं बयानों में, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब तक केवल तेजस्वी यादव बयानों में ही दिख रहे हैं। नहीं, मैं उसी ड्राइविंग सीट की बात कर रहा हूँ रवि सर, कि देखिए अब राहुल गांधी कोटा से शुरू हो रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, पटना आ रहे हैं और फिर दिल्ली। जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, परीक्षाएं तो मजाक ही बन गई है। और बिहार तो देखिए पेपर लीक का एपिक सेंटर रहा है। तो राहुल गांधी चलकर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार में परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, अपराध की वह बातें करते हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? नीट की परीक्षा में जो भी गड़बड़ी हुई वह देशव्यापी थी, बीपीएससी की परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा, यह भी देखा गया। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं सलाह देते हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को सड़क पर उतरने से हमको लगता है कि उनको लगता है कि उनका फेशियल खराब हो जाएगा या जो खराब हो जाएगा। अच्छा, तो वो नहीं तो अगर सड़क पर उतरते, आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के राजेश राम अभी दिल्ली में जो बैठक हुई कांग्रेस की, तो उसके बाद सड़क पर ये लोग उतर के आए नीट का मसला लेकर के। लेकिन केवल नेताजी लोग थे, हाँ, छात्रों को नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल वही लोग, चलिए उतने ही मान, कम से कम सड़क पर तो उतरे, इसी के लिए थैंक्स उनको दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी को क्या कहिएगा? आपको याद है अशोक चौधरी अध्यक्ष थे, तब कार्य समिति थी। मदन मोहन झा हो गए, अखिलेश प्रसाद सिंह हो गए, राजेश राम हो गए, अब तक प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी नहीं हुई। लगभग 1 दशक हो गए। राजद के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी हो गई है, अब तक नहीं हुई। और देखिए सर, बताइए, ओहापो की स्थिति है। देखिए आपने आंदोलन की बात की, तेजस्वी यादव की बहन रागनी
रागिनी ने कहा कि आंदोलन करना चाहिए स्वयं, क्योंकि पॉलिटिकली वो उतनी एक्टिव नहीं है, मगर उन्हें भी पता है कि सड़कों पर उतरना होगा। देखिए तेजस्वी यादव खुद ये विपक्ष को तो सड़क पर उतरना चाहिए। और देखिए विपक्ष को आपको अखबार में, सोशल मीडिया में, सब जगह स्पेस मिलता है। विपक्ष को स्पेस मिलता है, रूलिंग पार्टी को स्पेस नहीं मिलता है, इतनी बात मान के चलिए। विपक्ष को स्पेस मिलता है, इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्यों घबरा रहा है सड़क पर उतरने से, यह तेजस्वी यादव को ही बताना पड़ेगा। और नहीं, देखिए अगर नहीं उतरेंगे सड़क पर ज्ञानेश्वर जी, तो हमको लगता है कि उनका फिर उनकी पार्टी का भविष्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो एनडीए की आंधी एक तरीके से बिहार में चल रही है, और जिस तरीके से अभी आपने देखा भी कि दिल्ली से लेकर के पटना तक प्रधानमंत्री कर रहे हैं मीटिंग सीटिंग, 12 साल बेमिसाल पटना में कार्यक्रम हुआ सम्राट चौधरी ने, तो स्पष्टता के साथ कई सारे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, कई सारी योजनाएं आ रही है, इन्वेस्टर को बुलाया जा रहा है, कई सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं अगर उतरिएगा तो आप नौकरी रोजगार पलायन इसी को लेकर के मुद्दा बनाए थे ना। और यह जो ड्राइविंग सीट की बात है वसीम जी, आपको बता दें कि पिछली बार भी हम लोग ने ये कहा था कि जब जिस स्टेट में जो ड्राइविंग सीट पर है वही बैठेगा, तो यह तो टाटा फीस हो गया। बीपीएससी तैयारी के छात्रों को ही जोड़ लेते, दरोगा परीक्षा को लेकर भी उत्तेजित छात्र हैं, बेल्ट्रॉन को लेकर उत्तेजित छात्र हैं, बीएसएससी के छात्र उत्तेजित हैं, बीपीएससी के उत्तेजित हैं। आप क्यों नहीं उन छात्राओं के साथ? और तेजस्वी यादव युवा हैं, पता नहीं कितना घंटा सोते मुझे नहीं पता, लेकिन सोना कम जागना अधिक तो पड़ेगा ना। देखिए निश्चित रूप से एक तो उनमें ये कमी दिखाई पड़ती है, और उनके साथ जो रहने वाले जो भी हैं, एक दो जो भी थिंक टैंक हैं, वो क्या थिंक टैंक हैं यह तो तेजस्वी यादव समझते होंगे, या उनके थिंक टैंक जो उनको बताना नहीं चाहते या बता नहीं पा रहे हैं, या कहां पर गड़बड़ी है, यह तो कम से कम। देखिए विपक्ष का ज्ञानेश्वर जी, हम लोग का जो अब तक का है कि वो आईना दिखाने का काम करता है सरकार को, रूलिंग पार्टी को। तो इतनी तो नैतिक जिम्मेवारी भी तेजस्वी यादव की बनती है कि साली एक्स पर पोस्ट कर देने से यह नहीं होता है। उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा और आम आवाम को बताना पड़ेगा कि देखिए विपक्ष ये चाहता है, बदलाव चाहता है, ये तो तमाम तरह की बात उनको जनता के बीच में रखनी पड़ेगी। जनता के बीच तमाम बातें को रखनी पड़ेगी। और सम्राट की बात आपने सही कही, बीजेपी ने अपने काम को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया, बात तो सही है। आप क्या कर रहे हैं? विफलता की जो बात होती है, आप पहुंचाइएगा तब तो ना। आप पीसी कीजिएगा ना। अभी आपने थिंक टैंक की बात करते रवि सर, एक थिंक टैंक की बात तो अभी आप थोड़ी देर पहले कर चुके। बिल्कुल, कहाँ है पता ही नहीं है, कहाँ है पता ही नहीं है जी। यानी कि मान ली कोई नहीं है तो नहीं है। एक चलते चलते एक हम भी सुना ही देते हैं जी। अभी ऐसी चर्चा हो रही थी, जो एमएलसी चुनाव की बात आपने कही ना, वसीम जी आरजेडी का बीट देखते हैं, चर्चा हो रही थी। तो एक बड़े नेताजी जिनका चलता है आरजेडी में, जिनका ही चलता है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमको खांसी हो रहा है और आप हमको बगल में गिलास का पानी दे दीजिएगा, मतलब अब हमको जरूरत है पानी का, अब आपको पानी का गिलास हमको सौंप रहे हैं, तो उसमें थूक के दे दीजिएगा। इशारा किस पर हुआ, ये तंज किस पर कसा गया, और क्या बताया गया? जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। तो चलिए, यही परिवार है, यही परिवार के अंदर की बातें हैं, जो पब्लिक डोमेन में बातें हुई हैं वो बातें मैंने बताई। खैर, इस बिहारी सप्ताह के इस पूरे कार्यक्रम को आपने देखा है, क्या कुछ बातें छनकाई हैं, क्या कुछ बातें रही हैं, या आपने जाना है। अभी तो और कई घटनाएं होनी, अब तो एमएलसी का चुनाव हुआ है, खत्म हुआ है, और बिहार में क्योंकि अब सम्राट चौधरी ने कह ही दिया कि बुलडोजर एक्शन है वो तो चलता ही रहेगा, पिंडदान होता रहेगा, पिंडदान होता ही रहेगा, बुलडोजर एक्शन चलता ही रहेगा। जब तुलना योगी आदित्यनाथ से की गई तो कहा कि नहीं, मेरा नाम तो सम्राट। आने वाले हफ्ता महत्वपूर्ण होगा। संजीव हंस फरार चल रहे हैं, हाँ फरार चल रहे हैं। और ऋषुश्री मामले में देखिए, ऋषुश्री को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रिमांड पर लिया है, और यदि 14 दिनों तक, हाँ तो रिमांड पर लिया है। और ये कई ऐसे नाम अगर आ गए सामने आ गए, तो सम्राट चौधरी ने कहा भी कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, यदि एविडेंस है। ये तो डे 1 कहा था, जिस दिन शपथ लिया था, मुझे याद है लोक भवन में था, डे 1 शपथ लेने के बाद तुरंत मुझे भी स्टेटमेंट मिला था, बाइट दिया था उन्होंने कि ये क्राइम करप्शन वाली जो बात होती है, सबसे पहले करप्शन का था, भ्रष्टाचार की नीतियों से समझौता हम नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो, सलाखों के पीछे उन्हें जाना है। आप लाइव सा बन रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को आपने देखा है, क्या कुछ सही है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? जो बांकीपुर के लोग हैं, आप भी कमेंट में बताइए कौन हो सकते हैं प्रत्याशी, किन पर दाव खेला जाएगा? प्रशांत किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, ये भी बताइए। अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर तो कहानी बिल्कुल। भाजपा की ओर से ज्ञानेश्वर जी कौन उम्मीदवार होगा, यह भी जानकारी है पक्की। एक चर्चा हो रही थी, इसमें खंडन कर ही देते हैं, एक चर्चा होती किसी घोष नाम के व्यक्ति के, वो नहीं है जी, वो मैंने नितिन नवीन के कार्यालय से उनके अपने लोगों से पूछा है, उम्मीदवार वो है जिसके पीछे सिन्हा या श्रीवास्तव लगा हुआ है। चलिए, जो खुलकर दिख रहा है कि वो काय समाज का है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।